वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हैं सब लोग और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और यहाँ तक हमने आते हुए अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने पढ़ा है अंडर द हेडिंग मोशन। तो मोशन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके आप लोग करते रहें और जितना हो सके उसको बार बार रिवाइज भी करना है। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सब मोशन और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन हमने देखा, क्या क्या फैक्टर्स वहाँ पर आते हैं उनकी बात की थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उस मोशन का कॉज। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए किस फैक्टर की ज़रूरत होती है और फिर उससे एसोसिएटेड क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर बात करें मोशन की तो इतना हम पहले ही देख चुके हैं कि मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना जरूरी है। यह है विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जब आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। लेकिन ये होगा कैसे? मान लेते हैं अगर आपके घर में कोई टेबल या चेयर है, वो नॉर्मल सिचुएशन में अगर उसे देखा जाए तो हम उसे बोलते हैं इट इज अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट। उस रेस्ट से उसको मोशन में लाना है तो आपको क्या करना होगा, उस पर आप क्या करेंगे कि वो मोशन में आ जाए। ऑब्वियसली आप उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे या अपने से दूर धक्का देंगे। तो या तो आप उसे अपनी तरफ खींचेंगे यानी कि आप उसे पुल करेंगे, या फिर आप उसे अपने से दूर धकेलेंगे यानी कि आप उसे पुश करेंगे। तो जब भी ये पुल और पुश लगता है ऑब्जेक्ट की कंडीशन में आ जाता है चेंज, पोजीशन में चेंज, और उसी पोजीशन में चेंज की वजह से ऑब्जेक्ट बनता है मोशन में। तो जो सबसे प्राइम फैक्टर यहाँ पर आता है उसे हम नाम देते हैं फोर्स। हमारा पहला टर्म यही है, डिनोट करते हैं एफ से। अगर जनरल डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करता है एक तरह से कि इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। बाहर से लगाया गया एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। या तो आप पुश करके लगाएंगे या पुल करके, विच। अब ये क्या इफेक्ट डालेगा उसमें हमारी सिचुएशन आती है। पहली कंडीशन विच चेंजेस, और हमेशा नहीं कर पाएगा तो बोलते हैं ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी। ये जब भी हम पुश और पुल किसी बॉडी पर लगाते हैं तो टेबल या चेयर को तो आपने अपनी तरफ से पुल कर लिया या पुश कर दिया, लेकिन इमेजिन करो इस वॉल को आपको पुश करना है या पुल करना है तो आप फोर्स तो लगा देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये शिफ्ट कर जाए। तो हो सकता है कि चेंज कर दिया या हो सकता है ट्राइज टू चेंज की सिचुएशन में बना हुआ हो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, ये रिवर्स भी करता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसे रेस्ट पर लाने का काम भी करेगा। तो दूसरी सिचुएशन चेंजेस और फिर से ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इस बार बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज करा सकता है। और इसी में एक सिचुएशन और भी आती है, चेंजेस और tries to change direction of motion of body। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसे हमने अप्लाई किया है पुश या पुल की फॉर्म में, और उसने बॉडी की स्टेट को रेस्ट से मोशन में ले आया या सिर्फ कोशिश करता रह गया। हो सकता है मोशन से रेस्ट में लाया या उसने उसको चेंज करने की कोशिश की हो। और कभी कभी सिर्फ मोशन से मोशन बनता है बट उसमें डायरेक्शन को बदला जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसे राइट ले जाना है तो उस पर पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा उसे, और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। तो डायरेक्शन चेंज कराने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट विच इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसी के लिए एक फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आया। तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी बोल देते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो F से डिनोट करते हैं, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बनता है। यहीं से अगर इसकी SI यूनिट बनाएंगे तो SI यूनिट के नाम पर हमारे पास इसमें आता है, मास के लिए kg है, एक्सेलरेशन के हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका दूसरा नाम इतना बड़ा नहीं लिखना है तो छोटा लिखेंगे, न्यूटन कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी यहाँ पर आती है वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है इसमें। खैर अभी हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दिखाने का केस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हमने बात की है फोर्स क्या है एक्चुअली, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ऊपर वाली डेफिनेशन देखने की जरूर बड़ी लगेगी आपको, लेकिन ये 3 पॉइंट मिलते जुलते हैं, जिसमें आखिरी का एंड पार्ट याद रखना है, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी ऑफ रेस्ट, चेंजिंग स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ मोशन, और चेंजिंग स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये जैसे जैसे चेंज होगा ये फैक्टर, वैसे वैसे हम इसको पुश और पुल की फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ से इतनी बात तो बन जाती है कि अगर किसी भी बॉडी पर पुश या पुल है तो वो बॉडी को मूव करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। वो दोनों कंडीशन की बात की हमने, चेंजेस भी हो सकता है और ट्राइज टू चेंज भी हो सकता है। ऐसा कब होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। उसमें हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर केस की, देख लेते हैं क्या केस है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सिचुएशन होगी बॉडी के मूव करने या ना करने की, वो डिपेंड करती है सिचुएशन ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस पर। अब ये क्या है इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होंगे जहां पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं और उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दिया है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, और इस सिचुएशन में बॉडी की स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। आप कह सकते हो बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जहां पर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्ट या नेट टोटल, और अच्छा कहें तो F टोटल जो होगा, एक से ज्यादा फोर्सेस का होगा ऑब्वियसली, F टोटल हमें मिलेगा 0। वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू नहीं बनेगी। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं। एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है। तो बॉक्स अगर रखा है तो हम जानते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर। एक बॉडी पर नीचे की तरफ इसका वेट है जो कि mg की फॉर्म में होगा, और अब अगर क्योंकि फोर्स है तो इसको मूव करना चाहिए था नीचे, लेकिन नहीं कर रही है। इसका कारण ये है कि जैसे बॉडी ने सरफेस के ऊपर ये नीचे फोर्स लगाया, नीचे से सरफेस भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है 90 डिग्री पर। इसे कहते हैं R, नाम है इसका नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, जो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू और mg की वैल्यू बराबर होगी, और इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मान लेते हैं ये अगर नीचे 10 न्यूटन था तो ये भी ऊपर 10 न्यूटन, बैलेंस हो गए, और बैलेंस होने की वजह से नेट फोर्स 0 हो गया। यहाँ पर बॉडी की स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो बोलते हैं दीज आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एट सेम टाइम, एक साथ लग रहे होंगे, which balances each other's effect। वो सिचुएशन जहां पर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और बॉडी को मूव होने से रोकते हैं या उसकी स्टेट में चेंज आने को रोकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट पर ही हो सकता है कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और मोशन में आने के बाद
अब उस पर बैलेंस्ड फोर्सेस इस तरह से लगे हैं कि रोकने वाला पूरी तरह से नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला भी उसको मूव करवा रहा होगा। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया और बॉडी यूनिफॉर्मली आगे मूव कर रही है। दूसरा जो फोर्स आ रहा है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्वियसली जिसमें जो F टोटल होगा वो जीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू सर्टेन वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी अदर देन जीरो वैल्यू होगी। और अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में बॉडी का जो स्टेट है उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन कहें तो बोलते हैं दीज आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी अगेन एट सेम टाइम which produces resultant force या net force या total force कह सकते हो, which produces resultant force and which changes in state of body। इसके एग्जाम्पल के लिए आप कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ऐसा लें कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक बॉक्स, और इस बार इस बॉक्स को हम आगे या पीछे मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो सपोज हमने फोर्स इधर लगाया F, F1 कह लेते हैं। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ये हमने लगाया है अपनी तरफ से। और जब हम इसको आगे की तरफ मूव करा रहे होंगे तो सरफेस पर ये पीछे की तरफ एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में छोटी क्लास में पढ़ा हो शायद। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पर है वो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है हमेशा। अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है आगे की तरफ, मोशन आगे बनाया है, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन को हम नाम दे देते हैं F2। और इस सिचुएशन में कंडीशन है जैसे ऊपर वाली कंडीशन में था R इज इक्वल टू mg आ रहा था। इस केस में हमारे पास मिलेगा F1 is greater than F2। अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, नेट फोर्स यहाँ पर बनेगा और बॉडी को मूव करवाना शुरू कर देगा। रेस्ट से बॉडी मोशन में आ गई, यानी कि उसकी स्टेट में क्या आ गया है, चेंज। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच आइदर ट्राइज टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी, आइदर द स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन or state of change in or state of direction, means there would be change in direction of the motion of the body also। मैथमेटिकली इसको मेजर करने का तरीका F इक्वल्स टू ma से है। ये फॉर्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे बना है। SI यूनिट में kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन और क्वांटिटी वेक्टर। उसके बाद बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की सिचुएशन हमेशा ध्यान रखेंगे। जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑलवेज चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। एंड ओवर देयर कंडीशन ये होगी कि एक से ज़्यादा फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ज़्यादा होगा और इस तरह से होगा कि नेट इफेक्ट नेट फोर्स की वैल्यू वो बना सके। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए हम इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे, और इसमें एक नोट आ रहा है। इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा उसी का कंक्लूजन हम लिख रहे हैं। Balanced forces are those forces which are not able to change state of the body। Balanced forces में बॉडी की स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी। ये काम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कराते हैं, चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कभी हम बॉडी को की स्टेट को चेंज करा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स और कभी हम नहीं करा पाते। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी में एबिलिटी आ जाती है अपोज कराने, अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की कोई भी स्टेट है, सपोज अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। अगर आप उसे मोशन में लाते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है। उस सिचुएशन पर बॉडी भी अपोज करती है एफर्ट लगाकर अपनी तरफ से। जिस प्रॉपर्टी से ऐसा वो करती है, अपोज करती है, हमें हमारे फोर्स को अपोज करती है और कोशिश करती है कि उसकी स्टेट में चेंज ना आए। ये जिस प्रॉपर्टी से होता है उसी को हम नाम देते हैं इनर्शिया।
जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि एक टेबल या चेयर को आप इजीली अपनी तरफ से खींच लेते हैं, लेकिन एक वॉल को पुश करते वक्त आप अपनी तरफ नहीं खींच पाते, या मीन्स पुश करते वक्त आगे नहीं धकेल पाते, या पुल करके अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो ऐसा नहीं है कि वॉल अपोज कर रही है और जो टेबल या चेयर है वो अपोज नहीं कर रही है, दोनों अपोज कर रहे हैं, बट दोनों के अपोज की वैल्यू डिफरेंट है। चेयर या टेबल का जो अपोज है वो आपके फोर्स के सामने वीक है, इस वजह से हम उसको इजीली मूव करा सकते हैं। वॉल ये हमें ज़्यादा अपोज करती है और हम उसको अपोज कराने लायक फोर्स नहीं डेवलप करा पाते, उसके स्टेट को चेंज कराने लायक अगर फोर्स डेवलप नहीं करा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो उस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करने वाली। तो यहाँ पर जो रोल है वो इनर्शिया का रोल है। हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो चेयर है उसका इनर्शिया कम है और जो वॉल है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अब दोनों में ऐसा क्या है जो एक को ज़्यादा इनर्शिया दे रहा है और एक को कम? अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो साइज, वो भी बात ठीक है, लेकिन इसमें साइज के साथ साथ एक और फैक्टर इन्वॉल्व करता है, वो है साइज में इन्वॉल्व या उसमें छुपा हुआ बॉडी का खुद का मास। अगर आप दोनों के मास को कंपेयर करेंगे तो वॉल का मास बहुत ज़्यादा है और टेबल या चेयर का मास कम है, तो वहाँ पर आपका जो अपोजिशन का वैल्यू होगी वो भी अकॉर्डिंगली आएगी। इवन आप टेबल या चेयर में भी अलग अलग टेबल या चेयर को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक घर में प्लास्टिक टेबल है उसको मूव करके देखें और एक वुडन टेबल को मूव करके देखें, तो उसमें भी आप कंपेयर करके ये फील करेंगे कि जो ज़्यादा अपोज किया है वो आपको किसने किया है। ऑब्वियसली आपकी वुडन टेबल ने, जिसका मास ज़्यादा है। एक साइकिल जो चलती हुई आ रही है, कोई बच्चा चला रहा है उसे, और आप उसे हाथों से रोकते हैं, रोक पाएंगे? तो स्टेट ऑफ चेंज आपने क्रिएट कर दिया है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आपने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, लेकिन उस वक्त आपने फील किया होगा कुछ अपोजिशन। इसी तरह से कोई मोटर बाइक आ रही है, उसे कोई पर्सन चलाकर ला रहा है, उसे अगर आप अपने हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे चोट भी लग सकती है, क्योंकि वहां पर अपोजिशन ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का है? वहां पर फिर से डिफरेंस आता है मास का। तो मास की वजह से जो चेंज है वही ये फैक्टर अपोज कराने की प्रॉपर्टी को रखता है, और इसीलिए हम बोलते हैं इट इज द मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जिसका मतलब है कि जो इनर्शिया है दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास जितना ज़्यादा, बॉडी के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा। अब इस इनर्शिया के हमारे पास टाइप्स आते हैं, तो सिंपल से टाइप है। अपोज इन चेंज इन स्टेट है, तो चेंज इन स्टेट कहाँ कहाँ आ सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सकता है, मोशन में आ सकता है और ऑफ डायरेक्शन में आ सकता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से है। तो इन तीनों की डेफिनेशन इसी प्रॉपर्टी पर बनती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन बना देते हैं। इट इज प्रॉपर्टी of body to oppose any change in its state of rest। एग्जाम्पल में अगर आप चाहें तो बता भी सकते हैं बुक kept at table, या अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं स्टोन lying on ground। ये सब जब आप चेंज करने की कोशिश करोगे आपको अपोज करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी अगेन टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ। अब यहाँ जो मोशन आ रहा है ध्यान रखेंगे ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ये जरूर ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बोला जाता है इसे। बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में किसी तरह का चेंज, उसको अपोज कराने की एबिलिटी, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा। तो सर्कुलर मोशन में जहाँ जहाँ हम एजेस देख रहे थे मल्टीपल साइड्स की शेप में,
या सर्कल बाद में हमने देखा था, तो वहाँ पर जिस मोमेंट पर चेंज करवा रहे थे वहाँ पर हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सर्कल में तो हमें कंटिन्यूसली एक फोर्स लगा के रखना पड़ता है ताकि बॉडी अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करा सके, क्योंकि वहाँ फिर से बॉडी के पास प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे नए चैप्टर का, और आज की क्लास में हम इसमें इतना ही करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के रखें, रिवाइज करके रखें। आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन, एसोसिएटेड फैक्टर्स, कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर करना शुरू कर देंगे। तो वो सारी बातें अगली क्लास में, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।